देश की राजधानी दिल्ली में 15 दिनों के भीतर 800 से ज्यादा लोगों के गुमशुदा होने का मुद्दा संसद में भी गूंज उठा। आम आदमी पार्टी के सांसद संदीप पाठक ने राज्यसभा में इस मामले को उठाते हुए इसे बच्चों की चोरी से जोड़ दिया और केंद्र सरकार से इस मामले में दखल देने की मांग की। राज्यसभा में दिल्ली पुलिस के आंकड़ों का जिक्र करते हुए संदीप पाठक ने इस पर चिंता जताई। दिल्ली मेट्रो राज्य की राजधानी है, लेकिन अगर आप देखेंगे तो ये मिसिंग चाइल्ड्स में, उठाईगिरी में, बच्चों की गुमशुदगी में भी कैपिटल बन गया है। एक आरटीआई के जवाब में दिल्ली पुलिस की तरफ से दिए गए आंकड़ों के मुताबिक इस साल के पहले ही महीने यानी जनवरी के सिर्फ 15 दिन में 807 लोग दिल्ली में गुमशुदा बताए गए, यानी रोजाना औसतन 54 लोग दिल्ली से गायब हुए। इनमें सबसे ज्यादा संख्या महिलाओं और लड़कियों की बताई गई। कुल 509 मामले ऐसे दर्ज किए गए जिनमें महिलाएं और लड़कियां लापता हुई, जबकि लापता पुरुषों की संख्या 298 रही। चिंता की बात यह कि गुमशुदा लोगों में 12 से 18 साल के लड़कों और लड़कियों की संख्या 191 दर्ज की गई। इसी तरह से देश की राजधानी में बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर सवाल उठने शुरू हो गए और दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर सवाल उठने शुरू हो गए। हालांकि दिल्ली पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने दावा किया कि जो आंकड़े सामने आए वो मिसिंग यानी गुमशुदगी के हैं, न कि अपहरण या किडनैपिंग के। एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट के एसीपी सुरेश कौशिक के मुताबिक कई बार घर से लापता होने पर घर वाले केस तो दर्ज करवा देते हैं, लेकिन घर लौट आने पर वो पुलिस को इसकी सूचना नहीं देते। आंकड़े जितने दिखाई दे रहे हैं उसमें रियलिटी है, लेकिन जब लौट जाते हैं तो काफ़ी घर वाले पुलिस को इन्फॉर्मेशन देना उचित नहीं समझते किसी के भी कारण से। तो इसके कारण से आंकड़ों में दिखाई देता है कभी बहुत भयावह है, जबकि ऐसा नहीं है। दिल्ली पुलिस ने बयान जारी कर लोगों की गुमशुदगी से जुड़ी खबरों पर सफाई दी। दिल्ली पुलिस के मुताबिक घबराने की जरूरत नहीं है, किसी भी तरह की अफवाह पर लोगों को ध्यान नहीं देना चाहिए। दिल्ली पुलिस की एंटी ह्यूमन ट्रैफिकिंग यूनिट ने भी दावा किया कि दिल्ली में कोई भी बड़ा मानव तस्करी गिरोह सक्रिय नहीं है। दिल्ली पुलिस ने दावा किया कि जनवरी में गुमशुदा हुए 807 लोगों में 235 लोगों को तलाश भी लिया गया, लेकिन दिल्ली में अचानक सैकड़ों लोगों की गुमशुदगी के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और कांग्रेस दोनों दलों ने दिल्ली पुलिस को घेर लिया। उन्होंने लोगों की सुरक्षा पर चिंता जताते हुए बीजेपी सरकार को भी आड़े हाथ लिया और आरोप लगाया कि देश की राजधानी में सरकार ने लोगों को भगवान भरोसे छोड़ दिया। आम आदमी पार्टी के नेता और पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने तो सोशल मीडिया के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा, तो उनकी पार्टी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन आने वाली दिल्ली पुलिस के काम करने के तरीके पर ही सवाल उठा दिए। पुलिस भी उनका पता नहीं लगा पा रही, और वो ऐसे जमाने में दिल्ली के अंदर कोई एक गली ऐसी नहीं होगी, कोई एक मोहल्ला ऐसा नहीं होगा जहां पे सीसीटीवी कैमरा ना लगे हो। आम आदमी पार्टी के अलावा कांग्रेस भी अचानक गायब हो रहे लोगों के मुद्दे पर हमलावर हो गई। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने इस सिलसिले में दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना को चिट्ठी लिखी और लापता हुए लोगों को ढूंढने और मामले की जांच के लिए एक टास्क फोर्स बनाए जाने की मांग की। कांग्रेस ने दावा किया कि दिल्ली पुलिस लोगों को सुरक्षा देने में नाकाम रही और इसी वजह से अपराध की घटनाओं में भारी इजाफा हुआ। और इस सब के बीच दिल्ली के बुराड़ी इलाके में मेट्रो ट्रेन में चढ़ने के बाद लापता बताए जा रहे एक लड़के के बारे में 1.5 महीने बाद भी कोई जानकारी नहीं मिल पाई, तो वो खबर भी सुर्खियों में आ गई। 16 साल के ऋतिक झा नाम के उस लड़के को आखिरी बार नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन पर देखा गया था और उसके बाद वो वहां से कहां गया, इसके बारे में किसी को भी कुछ पता नहीं चला। ऋतिक की मां का तो रो रो कर बुरा हाल दिखाई दिया। उन्होंने पुलिस से मांग की कि वो कहीं से भी उनके कलेजे के टुकड़े को ढूंढकर उनके पास पहुंचाए। मुझे पुलिस से भी कोई शिकायत नहीं है, बस मुझे बच्चा ला दे, बस मुझे बच्चा ला दे, कहीं से मुझे बच्चा ला दे बस। 16 साल का ऋतिक इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिले के लिए तैयारी कर रहा था। वो करीब 1.5 महीने पहले 17 दिसंबर को अचानक गायब हो गया था। ऋतिक की मां ने बताया कि जिस दिन उसने घर छोड़ा था उस दिन उन्होंने पढ़ाई को लेकर उसे डांट लगाई थी। मैंने थोड़ा उसको डांटा जो पढ़ाई में टाइम दे, बस इतना ही। घर से निकला, अब कहाँ गया सो अभी तक कुछ पता नहीं चला है। लापता ऋतिक की तलाश में उसके परिजनों ने दिन रात एक कर दिया। पुलिस से भी शिकायत कर चुके हैं वो। लड़के की मां ने तो पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगाया।
क्योंकि उन्होंने बताया कि ऋतिक को आखिरी बार दिल्ली के नेताजी सुभाष प्लेस मेट्रो स्टेशन पर देखा गया था। वहां लगे सीसीटीवी कैमरों में जो तस्वीरें रिकॉर्ड हुई उनमें ऋतिक भी नजर आया था। दावा है कि पुलिस ने तेजी से एक्शन लिया होता तो शायद उस लड़के के बारे में कोई जानकारी मिल जाती। ये लोग पुलिस के पास गए, जो जल्दी चेक करिए, वो लोग 10 दिन लगा दिए लेटर लिखने में, ये करना है वो करना है, बस 7 दिन में डाटा ख़त्म हो गया। अब बच्चे कहाँ उतरे? मेट्रो में तो चढ़ने तक तो हम लोग चेक किए, अब उतरे कहाँ बच्चा? वो डाटा ख़त्म कर दिए लोगों ने, पुलिस ने टाइम लगा दी। ऋतिक की मां ने किसी अनहोनी की भी आशंका जताई। उन्हें शक है कि किसी ने उनके बेटे को अगवा कर लिया। हालांकि ऋतिक ही नहीं बल्कि दिल्ली के बुराड़ी इलाके के ही रहने वाले एक और लड़के को भी ढूंढने में पुलिस के पसीने छूट गए। वसीम रजा नाम का वो लड़का करीब 1 महीने पहले 28 दिसंबर को घर से निकला था और फिर वो घर नहीं लौटा। वसीम के माता पिता ने बताया कि बेटे के लापता होने के बाद वो दर दर भटकने के लिए मजबूर हो गए। हमने ढूंढा, गली गली तक बहुत ढूंढा, फोटो लेके ढूंढा था, नहीं मिल रहा है। वसीम राजा की मां ने बताया कि जब से उनका बेटा घर नहीं आया तब से उनका जीना मुहाल हो चुका है। हम लोग खाना नहीं खा पाते हैं, चैन से रहना नहीं पाते सर। इंतजार करती हूँ मैं बाहर, कब आए नहीं आता है। 19 साल का वसीम एसी की मरम्मत का काम करता था। हालांकि परिवार ने बताया कि उसे गाने और संगीत का शौक था, वो इसे अपना पेशा बनाना चाहता था, लेकिन परिजन इसके खिलाफ थे। हालांकि बताया गया कि घर छोड़ने से पहले उसने किसी से कोई बात नहीं की थी। इस बीच वसीम के पिता ने 15 दिन के अंदर दिल्ली में 800 लोगों के लापता होने की खबर सुनी तो उनका कलेजा कांप उठा। उन्हें डर सताने लगा कि कहीं उनके बेटे के साथ कुछ गलत ना हो गया। अब तो डर ये लग रहा है कि अगर किसी दोस्तों ने या किसी ने के बहला फुसला के तो नहीं ले गया कि घर में कुछ बोलना मत, कुछ कहना मत, आईडी वगैरह सारा कुछ भी नहीं ले गया है। वसीम के परिवार वालों ने पुलिस प्रशासन से मदद की गुहार लगाई ताकि उनके बच्चे को जल्द से जल्द ढूंढा जा सके। उधर यूपी के हाथरस में दिन दहाड़े सेना के एक जवान की गोली मारकर हत्या किए जाने से सनसनी मच गई। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दिन दहाड़े सेना के एक जवान की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बाइक पर आए बदमाशों ने उनकी कार रोकी और उन पर फायरिंग कर दी। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी, साथ ही हत्या के पीछे की वजह का पता लगाने में भी जुट गई। उत्तर प्रदेश के आगरा में एक व्यक्ति पर आरोप लगा कि उन्होंने पैसों के झगड़े में अपनी बहन की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद आरोपी और उनके साथी फरार हो गए। जानकारी मिलते ही पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया और आरोपियों की तलाश में जुट गई। उत्तर प्रदेश के जालौन में एक शव का अंतिम संस्कार करने पहुंचे लोगों पर मधुमक्खियों ने हमला कर दिया। बताया गया कि वहां 100 से ज्यादा लोग मौजूद थे और मधुमक्खियों के हमले के बाद उन लोगों को अपनी जान बचाकर भागना पड़ा। इधर दिल्ली के नजदीक उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में 9वीं मंजिल के फ्लैट की बालकनी से कूदकर खुदकुशी करने वाली 3 बहनों के पिता ने कई चौंकाने वाली बातें बताई। बच्चियों के पिता के मुताबिक तीनों बच्चियां बीते कुछ महीनों से खुद को भारतीय नहीं बल्कि कोरियन मान रही थी और कभी डांटते फटकारते हुए अगर उन्हें भारतीय कह दिया जाता था तो वो चीखने चिल्लाने और रोने लगती थी। उन्हें कोरिया के फ्रेंड कोरिया से पसंद था। अब ऐसा एडिक्ट हर कोई नहीं होगा ना सोसाइटी में। बच्चों ने नीचे लड़कियों से बात भी करी है कि तू कोरिया की फ्रेंड है और तू कोरिया की फैन है कि मैं नहीं हूं, कौन कोरिया। बच्चों ने बात ही नहीं करी। ये देख लो जब मैं उन्हें मना करता हूं क्या कोरिया तुम इंडियन हो तो वो रोने लग जाते थे। तीनों बच्चियों के पिता चेतन ने अपनी बेटियों की खुदकुशी के बाद उनके व्यवहार, उनकी आदतों, उनकी दिनचर्या के बारे में कई चौंकाने वाली बातें बताई। हालांकि मीडिया से बातचीत के लिए वो सामने नहीं आए बल्कि अपनी फ्लैट के मेन गेट के अंदर खड़े होकर जाली वाले दरवाजे के पीछे से बातचीत करते रहे। चेतन के मुताबिक उनकी तीनों बच्चियां पूरी तरह कोरियन गेम और कोरियन ड्रामा की एडिक्ट हो चुकी थी। मैं भी अपना काम में बिजी रहता था, मुझे खुद नहीं पता लगा कि क्या था ये। मुझे खुद बताया गया कि ये एक एडिक्ट हो गए थे बच्चे तुम्हारे। अब एडिक्ट किसका होता है बंदा? हम भी शक्तिमान देखते थे बचपन में, हम तो एडिक्ट नहीं हुए ना। आपको पता कैसे लगा कि बच्चे एडिक्ट हो चुके हैं? जब फोन छीना उससे पहले पता लगा? नहीं, जिस दिन मरे हैं उस दिन रात को। पुलिस के मुताबिक 3 साल पहले चेतन अपने परिवार के साथ भारत सिटी नाम की हाउसिंग सोसाइटी में किराए पर फ्लैट लेकर रहने आए थे। B1 टावर में फ्लैट नंबर 907 में चेतन का पूरा परिवार रहता था।
लेकिन आसपास के लोगों के मुताबिक उनके पांचों बच्चे घर से बाहर बेहद कम दिखाई देते थे। निशिका, प्राची और पाखी की खुदकुशी ने सभी को हिलाकर रख दिया। बेटियों की खुदकुशी के बाद पिता चेतन ने उनके बारे में जो बातें बताई वो चौंकाने वाली थी। चेतन के मुताबिक YouTube की मदद से तीनों ने कोरिया की भाषा भी सीख ली थी। यहां तक कि घर में आपस में वो बातचीत भी कोरियाई भाषा में किया करती थी। पिता के मुताबिक कोरियन मूवी और कोरियन गेम से उनका लगाव कोविड महामारी के दौरान शुरू हुआ था। बच्चियों का स्कूल जाना बंद हो चुका था। मोबाइल पर वो कोरियन मूवी और वेब सीरीज देखने लगी थी। कई कई घंटों तक वो कोरियाई भाषा के गाने सुनती रहती थी। चेतन के मुताबिक बड़ी बेटी निशिका कोरियन कल्चर में सबसे पहले ढली। बाद में प्राची और पाखी भी अपनी बड़ी बहन को देखकर वैसा ही करने लगी। तीनों पर कोरियन कल्चर का इतना असर हुआ कि वो खुद को भारतीय मानती ही नहीं थी। मैं बच्चों को पूरी केयर करता था, बस ये कि मैंने थोड़ा सा ये डिले करा कि उन्हें फोन प्रोवाइड कराया और फोन के जरिए वो कोरियन से जुड़े, कोरियन पर्सनैलिटी में उतरे। कोरिया बंद होना चाहिए इंडिया में बस। बच्चियों के पिता के मुताबिक उनकी बेटियों ने कोरियन लोगों की तरह कपड़े पहनना, खाना खाना, बात करने का तरीका सब अपना लिया था। यानी निशिका, प्राची और पाखी के घर वालों के मुताबिक उन तीनों के दिमाग में कोरिया का कल्चर पूरी तरह घुस चुका था। चेतन ने बताया कि तीनों ने मिलकर एक YouTube चैनल भी बनाया था और वो उस पर कोरिया के कल्चर से जुड़े वीडियो बनाकर डाला करती थी। घर में सख्ती बढ़ने और मोबाइल फोन छीन लिए जाने के बाद करीब 1 महीने पहले उन तीनों ने इस चैनल को खुद ही डिलीट भी कर दिया था। चेतन के मुताबिक तीनों पर कोरिया के कल्चर का असर इस कदर पड़ा था कि वो बड़े होकर कोरिया के लड़कों से ही शादी करना चाहती थी। सूत्रों के मुताबिक पुलिस को बच्चियों के कमरे से मिली 18 पन्नों की डायरी में भी इससे जुड़ी कई बातें लिखी मिली। सूत्रों के मुताबिक डायरी में लिखा मिला कि तीनों बहनों ने 4 साल के अपने भाई को भी दुश्मन बना लिया था, क्योंकि माता पिता ने उन तीनों को यह हिदायत दी थी कि भाई को कोरिया की भाषा और कोरिया की संस्कृति सिखाने की कोशिश न करें और ना ही उसे किसी कोरियन नाम से बुलाएं। सूत्रों के मुताबिक तीनों बच्चियों ने न सिर्फ अपने नाम बदलकर कोरिया की भाषा के नाम रख लिए थे, बल्कि छोटे भाई और दूसरी छोटी बहन के नाम भी बदल दिए थे। और सूत्रों के मुताबिक इस बात का जिक्र उन तीनों ने अपनी डायरी में भी किया था। डायरी में अंग्रेजी में एक जगह पर उन तीनों ने लिखा कि ये हमारी पसंदीदा चीजें थीं जिन्हें हम दिल से भी ज्यादा पसंद करते थे। कोरियन और के-पॉप तो सबसे पहले थे। सच तो यह था कि हम तीनों छोटे भाई देवू को भी अपना बनाना चाहते थे, पर तुम लोगों ने मौका नहीं दिया। उसको बॉलीवुड बना दिया, जिसे हम जान से भी ज्यादा हेट करते थे। तीनों बच्चियों की डायरी के पन्नों पर लिखी बातों का पुलिस वालों ने अनुवाद किया तो सभी सन्न रह गए, क्योंकि डायरी में उन्होंने लिख रखा था कि घर में किसी ने भी छोटे भाई देवू को हमारी तरह बनने ही नहीं दिया। इसी वजह से हमने देवू को खुद से अलग कर दिया। उसे बता दिया कि हम कोरियन और के-पॉप हैं और तुम इंडियन और बॉलीवुड हो। तीनों लड़कियों के सुसाइड नोट में कई जगह पर सॉरी और कोरिया के कल्चर के लिए लव शब्द का इस्तेमाल किया हुआ मिला। और उनकी डायरी में 19 पॉइंट में कोरियन फिल्मों, वेब सीरीज के नाम वो सब लिखे मिले। पिता चेतन ने तीनों की मौत के लिए कोरियन गेम और कोरियन ड्रामा को ही जिम्मेदार मानते हुए भारत में इस पर बैन लगाने की मांग की। हॉस्पिटल है लोनी में जो 50 बेड वाला, वहां पे मैं गया था। मुझे डॉक्टर ने कहा आपसे पहले 7 केस पिछले महीने के हैं कोरिया के, और वो लिख के भी बच्चे मेरे वो ही गए हैं कि लो छुड़ा लिया तुमने कोरिया। मेरे बच्चे सुसाइड नोट पे लिख के गए, लो तुमने पापा छुड़ा लिया कोरिया। चेतन के मुताबिक तीनों बेटियां हमेशा कोरिया जाने की बातें किया करती थी। चेतन ने बताया कि जब बच्चियों पर सख्ती बढ़ाई जाती और फोन ले लिया जाता था तो वो खाना छोड़ देती थी। पुलिस को जांच के दौरान पता चला कि बड़ी बेटी निशिका ने 4वीं तक, प्राची ने 3री तक, छोटी बेटी पाखी ने 2री कक्षा तक ही पढ़ाई की थी। पुलिस के मुताबिक पढ़ाई लिखाई में बहुत अच्छा नहीं होने की वजह से वो फेल भी हो गई थी। इसके बाद उनका स्कूल जाना बंद हो गया था। पिता की आर्थिक हालत ठीक नहीं होने की वजह से दूसरी जगह एडमिशन भी नहीं हुआ था। उधर एक्टर मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित के विरोध में ब्राह्मण समुदाय से जुड़े कुछ संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में ब्राह्मण समुदाय के कुछ संगठनों से जुड़े कुछ लोग सड़कों पर उतर आए। उन्होंने फिल्म के नाम पर सवाल उठाए।
और इसे ब्राह्मण समुदाय के अपमान से जोड़ दिया। हाथों में पोस्टर लेकर पहुंचे लोगों ने जमकर नारे लगाए। जब जब ब्राह्मण बोलेगा सिंहासन डोलेगा, जय जय परशुराम, जय जय परशुराम। इस बवाल की शुरुआत तब हुई जब मनोज वाजपेयी की आने वाली फिल्म घूसखोर पंडित का टीजर रिलीज हुआ। यह फिल्म ओटीटी प्लेटफॉर्म नेटफ्लिक्स पर आएगी, लेकिन फिल्म के टाइटल यानी उसके नाम को लेकर ब्राह्मण समुदाय के उन संगठनों के लोग भड़क गए। उन्होंने फिल्म में अजय दीक्षित नाम के भ्रष्ट पुलिस अधिकारी का किरदार निभा रहे मनोज वाजपेयी के साथ साथ नेटफ्लिक्स के विरोध में भी नारेबाजी शुरू की। नेटफ्लिक्स हाय हाय, नेटफ्लिक्स हाय हाय, नेटफ्लिक्स हाय हाय। भोपाल में हुए इस प्रदर्शन में ब्राह्मण समुदाय के इन संगठनों के लोग अपने साथ कुछ बच्चों को लेकर भी पहुंचे। उनके हाथों में भारत में नेटफ्लिक्स की डायरेक्टर रुचिका कपूर शेख और मनोज वाजपेयी की तस्वीरों वाले पोस्टर दिखे। उन तस्वीरों पर लाल रंग से क्रॉस बनाया गया था, नीचे मुर्दाबाद लिख दिया गया। नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे, नहीं सहेंगे। जय परशुराम, जय जय परशुराम। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि फिल्म के नाम में घूसखोर शब्द के साथ पंडित जोड़कर ब्राह्मण समुदाय का अपमान किया गया। कोई आपत्ति नहीं, लेकिन ब्राह्मण का जो अपमान किया है, घूसखोर कहा है, इस पे आपत्ति है तो इसको रोक दिया जाए। यदि नहीं रोका गया तो ईंट का जवाब पत्थर से ब्राह्मण समाज देने के लिए तैयार हो चुका है। ब्राह्मण समुदाय के संगठनों के लोगों ने चेतावनी दी कि अगर इस फिल्म पर रोक नहीं लगाई गई तो इससे भी बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा। आज तो भोपाल में यह प्रदर्शन हुआ है, कल की डेट में पूरे मध्य प्रदेश में और आने वाले समय में भारत में, और ये नेटफ्लिक्स चलने नहीं देंगे, आप नेटफ्लिक्स को बंद कराएंगे। और भोपाल ही नहीं बल्कि देश के दूसरे हिस्सों में भी फिल्म घूसखोर पंडित का विरोध शुरू हो गया। प्रयागराज के कुछ साधु संतों ने भी फिल्म के नाम पर आपत्ति जताई। ये बॉलीवुड का जो एक दोहरा रवैया है, दोहरा चरित्र है, एक खास धर्म को टारगेट करने के लिए ऐसी फिल्म बना के और सबको बांटने का कार्य करती है, ऐसे फिल्म का बहिष्कार हो। अयोध्या के हनुमानगढ़ी मंदिर से जुड़े संत देवेशाचार्य ने इस फिल्म में मुख्य किरदार की भूमिका में नजर आ रहे मनोज वाजपेयी पर भी निशाना साधा। मनोज वाजपेयी को सर माना चाहिए, क्योंकि मनोज वाजपेयी भी एक ब्राह्मण ही हैं और इस तरह से वो पंडित को घूसखोर साबित करना चाहते हैं। टाइटल क्या, उनको और कोई टाइटल नहीं मिला। फिल्म घूसखोर पंडित पर रोक लगाने की मांग को लेकर दिल्ली हाईकोर्ट का भी दरवाजा खटखटाया जा चुका है। सौभाग्य की एक बात यह कि मनोज वाजपेयी की फिल्म घूसखोर पंडित के विरोध में जो प्रदर्शन हो रहे हैं वो भी वही सवाल खड़ा कर रहे हैं जो कुछ समय से बड़ा होता जा रहा है। बात से फिल्म एक फिल्म के नाम की नहीं है। कई लोग कह रहे हैं कि मनोज वाजपेयी खुद ब्राह्मण हैं, फिल्म के निर्माता नीरज पांडे भी ब्राह्मण हैं, तो यह सिर्फ कुछ लोगों का सुर्खियों में आने का स्टंट होगा। और फिल्म की बात है तो कई को यह भी लगता है कि यह फिल्म का ही पब्लिसिटी स्टंट ना हो। लेकिन सवाल जो बार बार खड़ा हो रहा है वो ये कि जाति प्रथा की कुरीतियां खत्म करने की दिशा में आजाद भारत में जो ये दलित, आदिवासी या पिछड़ा समुदाय की रक्षा में कानून बनते गए, उनमें पिछली नाइंसाफियों को ठीक करने की कोशिश में क्या अब अगड़ी जातियों की मौजूदा पीढ़ी के साथ नाइंसाफी हो रही है? फिल्म का नाम है घूसखोर पंडित। जाहिर सी बात है कि यह फिल्म में किसी किरदार को लेकर होगा और उस हिसाब से नाम रखा गया होगा। और यह बिल्कुल हो सकता है कि इससे ब्राह्मण समुदाय का ही अपमान हो जाएगा। यह नाम रखने से पहले शायद फिल्म वालों को ख्याल भी ना आया। लेकिन घूसखोर पंडित ये तो बोल सकते हैं, लेकिन अगर किरदार किसी पिछड़ी जाति का होता तो, या दलित होता तो, या आदिवासी होता तो, तब कानूनों की बहुत ही खतरनाक धाराएं नहीं लग जाती। ये कानून इसलिए बने हैं ना कि सदियों से जो ये जातिवाद चल रहा है वो कितना आम भाषा तक में रच बस गया था कि उसको अब दूर किया जाए और उसके प्रति संवेदनशीलता बने, इसलिए बने ना कानून। ये सही है कि जातिवाद खत्म नहीं हुआ है और अब भी कई जगह ऐसी घटनाओं की खबरें आती हैं जो शर्मसार कर देती हैं, लेकिन तो क्या उस समुदाय के बाकी लोगों की भावनाओं के लिए भी कोई संवेदनशीलता नहीं होनी चाहिए? अगर अगड़ा पिछड़ा नहीं रखना है, अगर अगड़ा पिछड़ा नहीं रखना है दिमाग में, तो जो एक वर्ग को बोलने पर कानून में सजा हो जाती है वो दूसरे वर्ग को बोलने की छूट क्यों है? सवाल यह। यूजीसी के नियमों पर राजनीति एक साइड पर रख दो, लेकिन उसमें भी एक सवाल तो यह था ना कि अगर पिछड़ी जातियों के लोगों के खिलाफ फलां चीज नहीं कर सकते, लेकिन अगड़ी जाति के लोगों के खिलाफ कोई करे तो कोई सजा नहीं, यह मानते हुए कि अगड़ी जाति के लोगों के खिलाफ ऐसा होना कोई समस्या ही नहीं है। अभिव्यक्ति की आजादी में अगर भावनाओं का ख्याल रखना है तो सबकी भावनाओं का ख्याल रखो ना। दलितों का रखो तो ब्राह्मणों का भी रखो,
कई फिल्मों के नाम बदले गए सिर्फ इसलिए क्योंकि उनमें किसी दलित जाति के नाम का जिक्र था, जबकि उनमें तो जाति के नाम के आगे कुछ अपमानजनक भी नहीं था। हम बोलते हुए बता भी नहीं सकते कि इरफान खान की फिल्म बिल्लू का पहले नाम क्या रखा गया था। बिल्लू के आगे जाति का नाम होने की वजह से नाम बदलकर सिर्फ बिल्लू कर दिया गया था। कई फिल्मों के गानों के शब्द बदले जा चुके। सूत न कपास जैसे मुहावरे नहीं बोल सकते, नहीं तो कानून की धारा लगने का खतरा है। जो घर का न घाट का होता है, उस कुत्ते वाला मुहावरा पूरा बोलने पर जाति सूचक शब्द बोलने वाले कानून के लगने का खतरा होता है। तो वो ठीक है कि हम सदियों से भाषा में रच बस गई बातों को अनजाने में भी ऐसे ना बोलें, ताकि यह जातिवाद का जहर जीवन के हर पहलू से साफ हो। लेकिन वो लॉजिक घूसखोर पंडित पर क्यों नहीं लागू होता? और ये रोष अगर है कुछ लोगों में, तो उसको सिर्फ स्टंट कहकर क्यों टाल दिया जाए? 100 बात की एक बात। इधर मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक शादी समारोह में एक व्यक्ति की चाकू मारकर हत्या किए जाने से कोहराम मच गया। मध्य प्रदेश के जबलपुर में एक शादी समारोह के दौरान एक व्यक्ति की चाकू कूदकर हत्या कर दी गई। बताया गया कि वहां उनका कुछ लोगों से झगड़ा हुआ और इसके बाद उन पर चाकू से हमला कर दिया गया। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज किया, लेकिन आरोपियों की पहचान नहीं हो सकी। हत्या की धारा बढ़ाई जा रही है और जो भी इसमें अज्ञात आरोपी जिन पर ये मामला दर्ज है, इनके बारे में सूचना जुटाई जा रही है। जम्मू कश्मीर के राजौरी में सुरक्षा बल ने सर्च ऑपरेशन के दौरान विस्फोटक बरामद करने का दावा किया। बताया गया कि उस इलाके में संदिग्ध गतिविधियां देखी गई थीं और इसके बाद ही जवानों ने पूरे इलाके की तलाशी ली। बाद में बम निरोधक दस्ते को बुलाकर विस्फोटक को नष्ट कर दिया गया। राजस्थान की राजधानी जयपुर में एक कार बेकाबू होकर तालाब में गिर गई। गनीमत ये रही कि उसे चला रही महिला को आसपास के लोगों की मदद से बचा लिया गया। घटना के बाद इलाके के लोगों ने तालाब के चारों तरफ दीवार बनाए जाने की मांग की। उधर उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में चाइनीज मांझे से एक व्यक्ति की मौत होने के बाद राज्य सरकार ने इस पर सख्त रुख अपनाया और उसके निर्देश पर कई इलाकों में पुलिस ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। इसके साथ ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की सरकार ने ऐलान कर दिया कि चाइनीज मांझे से हुई मौत हत्या मानी जाएगी और चाइनीज मांझा बेचने वालों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज किया जाएगा। सरकार के इस फैसले के बाद पुलिस और प्रशासन ने चाइनीज मांझे के खिलाफ पूरे प्रदेश में अभियान शुरू कर दिया। कई शहरों में पतंग बेचने वाली दुकानों और बाजारों में एक साथ छापेमारी की गई। इसी कड़ी में लखनऊ में डीसीपी की अगुवाई में पुलिस ने कई इलाकों में चाइनीज मांझे के खिलाफ मुहिम चलाई। अधिकारियों ने भरोसा दिया कि चाइनीज मांझा बेचने वाले बख्शे नहीं जाएंगे। सभी जगह, सभी थानों में जहां पर ये दुकानें हैं, वहां पर हम लोग रेड कर रहे हैं। इसके अलावा हम लोगों ने अपने मुखबिर भी लगाए हैं कि कहीं अगर गोपनीय रूप से या चोरी छिपे बेचा जा रहा है तो भी उसमें कार्रवाई की जाए। छापेमारी के दौरान कई दुकानों में अधिकारियों ने खुद मांझे की जांच की कि कहीं वो चाइनीज मांझा तो नहीं है। शक होने पर उन्होंने मांझे को तोड़कर भी देखा। साधारण मांझा आसानी से टूट जाता है, जबकि चाइनीज मांझा बहुत मजबूत होता है, टूटता नहीं है। इसकी वजह से कई हादसे हो चुके हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है। देश के कई हिस्सों में इस पर पहले से ही प्रतिबंध लगा हुआ है और यही बात उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इस मुद्दे पर लखनऊ में हुई बैठक में भी उठाई। उन्होंने चाइनीज मांझे से एक रोज पहले हुई मौत की घटना का जिक्र करते हुए अधिकारियों को फटकारा और उनसे पूछ लिया कि जब इस पर बैन लगा हुआ है तो यह बिक कैसे रहा है? राज्य में चाइनीज मांझे की बिक्री पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा हुआ है। इस बीच यह घटना एक रोज पहले लखनऊ के हैदरगंज इलाके में हुई थी। वहां मोहम्मद शोएब नाम के व्यक्ति अपनी मोटरसाइकिल से जा रहे थे, तभी फ्लाईओवर पर वो चाइनीज मांझे की चपेट में आ गए। उनकी गर्दन में चाइनीज मांझा बुरी तरह उलझ गया और अपनी बाइक समेत गिर गए, क्योंकि मांझा ये टूटता ही नहीं है। आसपास के लोगों ने उन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया, लेकिन ज्यादा खून बह जाने की वजह से उनकी जान चली गई। चाइनीज मांझे से उसकी मौत हो गई है, गले की नस कट गई, जिसके बाद ज़्यादा खून बहने से मोहम्मद शोएब की मौत हुई और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दुख जताया है। मोहम्मद शोएब की मौत की खबर से उनके परिवार में कोहराम मच गया। कई रिश्तेदार, आसपास के लोग ढाढ़स बंधाने उनके घर पहुंचे। शोएब इसी घर में अपनी बूढ़ी माँ के साथ, अपनी बीवी और 2 छोटे बच्चों के साथ रहते थे। घटना के बाद राज्य सरकार ने चाइनीज मांझे को लेकर सख्त निर्देश जारी कर दिए। सरकार के मुताबिक पूरे राज्य में शुरू की गई इस कार्रवाई की उच्च स्तर पर समीक्षा भी की जाएगी। उधर उत्तर प्रदेश के कानपुर में भी प्रतिबंधित चाइनीज मांझे की बिक्री के खिलाफ पुलिस ने अभियान चलाया।
वहां पुलिस के अधिकारी कई दुकानों में पहुंचे और छापेमारी की, और छापेमारी के दौरान उन दुकानों में रखे एक एक पैकेट को चेक किया। पुलिस कर्मियों के साथ एसीपी आशुतोष कुमार कानपुर के मूलगंज इलाके में पहुंचे। वहां वो पतंग और मांझे की एक दुकान में दाखिल हुए और वो उस दुकान के मालिक से मांझा दिखाने की बात कहते हुए सुनाई दिए। कौन सा है मांझा? पुलिस के निर्देश पर उस दुकान के मालिक ने कुछ पैकेटों को खोलकर दिखाया। इस दौरान एसीपी ने उन पैकेटों में रखे गए मांझे को छूकर देखा, बारीकी से जांच की। इसके बाद उन्होंने उस दुकान के ठीक पास एक दूसरी दुकान को खुलवाया और वहां रखी गई कई पेटियों को खोलकर तलाशी ली। इस बीच पुलिस की टीम मूलगंज इलाके में मौजूद एक और दुकान में पहुंची। वहां भी टीम ने छापेमारी की। मैंने 4-5 दुकानों को सर्च किया है, कहीं ऐसी अभी तक चाइनीज मांझे की शिकायत नहीं प्राप्त हुई है, ना बरामदगी हुई है। ये अभियान चलता रहेगा। अभी हमारे थाना स्तर पे ये कंटिन्यू रहेगा। कानपुर में दुकान के मालिकों को प्रतिबंधित चाइनीज मांझा न बेचने के लिए सख्त चेतावनी दे दी गई। हालांकि पुलिस ने दावा किया कि छापेमारी के दौरान किसी भी दुकान से चाइनीज मांझा मिला नहीं। उधर पाकिस्तान में चाइनीज मांझा से बचने के लिए लोगों ने अपनी बाइकों के आगे लोहे की रॉड लगाकर चलना शुरू कर दिया। भारत की तरह ही पाकिस्तान में भी पतंगें खूब उड़ाई जाती हैं और दावा किया गया कि पाकिस्तान में भी पतंग उड़ाने के लिए लोग ये चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं। इसकी वजह से बाइक चलाने वाले लोगों की गर्दन कटने की कई घटनाएं सामने वहां पर भी आई हैं, क्योंकि पतंग कटने के बाद कई बार उसका मांझा उड़ते हुए बाइक चलाने वाले लोगों की गर्दन तक पहुंच जाता है। इसकी वजह से कई लोगों की मौत तक हो चुकी है वहां पर भी, और इसीलिए लोगों ने उससे बचने के लिए अपनी बाइकों के आगे लोहे की लंबी लंबी रॉड लगवा ली, ताकि अगर कोई मांझा उड़ते हुए उनकी बाइक के पास आए तो वो उनकी गर्दन तक पहुंचने से पहले ही लोहे की रॉड में अटक जाए। चाइनीज मांझे को खतरे को देखते हुए लाहौर के ज्यादातर लोगों ने अपनी बाइक पर ये लोहे की रॉड लगवा ली। वहां बाइकों पर ये रॉड दिख रही हैं। अब सब लोग सोच रहे हैं बाइकों पर रॉड लगा के क्यों चल रहे लोग। हर सड़क हर गली में लोहे की रॉड वाली बाइकें ही चलती नजर आ रही। बताया गया इसकी वजह से वहां लोहे की रॉड की बिक्री भी बढ़ गई है। लाहौर में कई जगहों पर लोगों ने बाइकों पर लोहे की रॉड लगाने का काम शुरू कर दिया। सौभाग्य की एक बात यह कि इतने लोगों की मौत हो चुकी है, लेकिन फिर भी ये चाइनीज मांझा बनाए जा रहे हैं और बेचे जा रहे हैं। ये कातिल लोग, कातिल नहीं तो और क्या है। पहली बात तो ये चाइना से नहीं आ रहा है, यही बन रहा है। नाम इसका चाइनीज मांझा पड़ गया। ये टूटता नहीं है, चाहे गर्दन कट जाए, नाम चाइनीज पड़ गया, चाइना का है नहीं, यही बन रहा है। टूटता नहीं है। दूसरा वाला मांझा जो होता था वो टूट जाता था, ये टूटता नहीं है, गर्दन कट जाती है। इसलिए दूसरे की पतंग काटने के लिए लोग बनाए जा रहे हैं, इसे बेचे जा रहे हैं, लोग लिए जा रहे हैं, लोगों की जान जा रही है, लेकिन लोग बाज नहीं आ रहे। कातिल हो, पतंग के खेल में लोगों को मार दोगे। और दिवाली पर भी फिर असली बम लाया करो ना फोड़ने के लिए, मार दो, सबके घरों पर बम उड़ा डालो शहर को अपने शौक के लिए। पतंगबाजी ना होगी, क्या हो गया? हत्यारे बने हुए हो क्या? हत्या की धाराएं तब लगेंगी तब रुकेंगे ये बेचने वाले? हथियार बेचने की तरह हो गया ना ये तो। अगर लोग ही मर रहे हैं तो पाकिस्तान में भी यही पागलपन चल रहा है। वहां तो लोगों ने क्या किया है कि मोटरसाइकिलों पर लंबी लंबी रॉड फिट करवा दी है, ताकि मांझा अगर हो रास्ते में तो गर्दन में उलझने से पहले रॉड में उलझ जाए तो अपना बचाव हो जाए। क्योंकि उनको तो पता है उनकी पुलिस से तो कंट्रोल होना नहीं है ये मांझे की बिक्री रोकना। तो हमारे वाले भी ऐसे हो गए क्या? सुप्रीम कोर्ट बोलेगा तब होगा क्या? अभी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यूपी में बोला है तो पुलिस एक्शन में आई है, अच्छा है एक्शन में आई है। अरे पकड़ के ऐसा सबक सिखाओ इन चाइनीज मांझा बनाने वाले बेचने वालों को कि पुश्तें याद रखें इनकी कि किस पुलिस से पाला पड़ा था। नहीं सुधर रहे तो डंडा चलाना, चलाओ डंडा, नहीं तो बता दो पब्लिक को आप भी कि वो भी लगा ले अपनी मोटरसाइकिलों पर पाकिस्तान वाली रॉड। 100 बात की एक बात। इधर बिहार के आरा में मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर कुछ मजदूरों ने सड़क जाम कर दी। बिहार के आरा में मजदूरों ने मजदूरी बढ़ाने की मांग को लेकर सड़क पर प्रदर्शन किया। उनके हंगामे की वजह से वहां 6 घंटे तक जाम लगा रहा। उन लोगों ने वहां पहुंची पुलिस पर भी पथराव कर दिया। फिर हालात पर काबू पाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा और काफी मशक्कत के बाद जैम में फंसी गाड़ियों को वहां से निकाला गया।
हरियाणा के टोहाना में मोटरसाइकिल सवार 3 लड़के पिस्तौल दिखाकर एक कारोबारी से 1.5 लाख रुपए लूटकर फरार हो गए। कारोबारी की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और दूसरे आरोपियों की तलाश में जुट गई। पुलिस ने आरोपियों को हिमांशु भाऊ गैंग से जुड़ा बताया। मध्य प्रदेश के भोपाल में कई महिलाओं पर कटर से हमला करने के आरोप में पुलिस ने एक आदमी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने उस पर 20,000 रुपए का इनाम घोषित किया था और लंबे वक्त से पुलिस की 40 टीमें उसकी तलाश में जुटी थी। अभी चारों घटना उसने करना कबूला, उसके पास एक कटर भी बरामद हुआ, मोटरसाइकिल भी जो घटना में प्रयुक्त हुई थी वो भी बरामद हुई। उधर मुंबई पुणे एक्सप्रेसवे पर केमिकल से भरे एक टैंकर के पलट जाने से करीब 30 घंटों तक जैम लगा रहा। उसकी वजह से वहां करीब 25 किलोमीटर दूर तक गाड़ियों की लंबी लाइन लग गई। इस दौरान वहां जैम में फंसे हजारों लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, क्योंकि वहां 3 फरवरी की शाम को एक सुरंग के पास केमिकल से भरा एक टैंकर पलट गया था। उसी के बाद से एक्सप्रेसवे पर जैम लगना शुरू हो गया। जैसे जैसे समय बढ़ता गया, वहां फंसी गाड़ियों की संख्या भी बढ़ती चली गई। देखते देखते करीब 25 किलोमीटर लंबा जैम लग गया और वहां हर तरफ गाड़ियां ही गाड़ियां नजर आने लगी। टैंकर मुंबई की ओर जाने वाली सड़क पर पलटा था, इसलिए मुंबई की ओर जाने वाली सड़क पूरी तरह बंद कर दी गई। ट्रैफिक को पुराने मुंबई पुणे हाईवे की ओर मोड़ा गया, लेकिन वहां गाड़ियों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि उन्हें वहां से निकाल पाना आसान नहीं था। टैंकर से केमिकल का रिसाव भी हो रहा था और उसे देखते हुए वहां एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमों को भी भेजा गया। उन्होंने पहले उस टैंकर से होने वाले रिसाव को रोका। टैंकर को वहां से हटाने में 1 दिन से भी ज्यादा वक्त लग गया। टैंकर को वहां से हटाने के बाद वहां फंसी गाड़ियों को एक एक कर निकाला गया। इधर उत्तर प्रदेश के मथुरा में रोड रेज की घटना के बाद हुई एक मारपीट में एक ट्रक ड्राइवर की मौत हो गई। पुलिस के मुताबिक एक ट्रक ने एक गाड़ी को टक्कर मार दी थी। इसी बात पर वो गाड़ी वाले भड़क गए और उन्होंने ट्रक ड्राइवर की बेरहमी से पिटाई कर दी। बीच सड़क पर उन पर लात घूंसे वो बरसाते नजर आए। 3 लोग एक साथ उन पर हावी हो गए और उन्हें मार मार कर जमीन पर गिरा दिया। इसके बाद उनके बाल खींचे, उन्हें मुक्के मारे, लोहे की रॉड से उन पर हमला किया। इस दौरान कुछ लोगों ने उनके ट्रक में भी तोड़फोड़ कर दी। ट्रक ड्राइवर ने उन लोगों से बचने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनके सिर पर तो जैसे खून सवार था। वो लगातार उन्हें मारते रहे और फिर उन्हें अधमरी हालत में वहां से छोड़कर भाग गए। इनका किसी वाहन से एक्सीडेंट हुआ, वो एक बलेनो बताई जा रही है और उसके बाद इन बलेनो चालक में और ट्रक चालक के बीच में कहासुनी और मारपीट। इसके बाद कुछ लोगों ने ट्रक ड्राइवर को अस्पताल में भर्ती करवाया, लेकिन उसकी जान नहीं बच पाई। पुलिस ने इस मामले में केस दर्ज कर आरोपियों की तलाश तेज कर दी। उधर मेघालय के पूर्वी जांतिया हिल्स इलाके में, पूर्वी जांतिया हिल्स जिले में कोयले की एक खदान के धंसने से कई मजदूरों की मौत हो गई। घटना तब हुई जब खदान में विस्फोट किया गया और उसी वक्त खदान धंस गई और वहां काम कर रहे कई मजदूर उसकी चपेट में आ गए। इसके बाद तो वहां अफरा तफरी मच गई। वीडियो क्या हो रहे हैं यार, नेट में तो छोड़ देना। खदान के चारों तरफ धुआं फैल गया। आसपास रहने वाले मजदूरों के परिवार वालों को जैसे ही इसकी जानकारी मिली, वो आनन फानन में वहां पहुंचे, लेकिन सामने की तस्वीर देखकर उनके होश उड़ गए। कई लोग तो चीखने चिल्लाने लग गए। ओ दो आगुन लक्ष्य कुआर उठाएगा बड़ा माइसी ना। घटना के तुरंत बाद वहां एसडीआरएफ और दमकल विभाग की कई टीमें भेज दी गईं। खदान में फंसे मजदूरों को निकालने का काम शुरू कर दिया गया। बताया गया कि कोयले की जिस खदान में यह घटना हुई वो अवैध थी और गलत तरीके से वहां खनन हो रहा था। इधर मध्य प्रदेश के मुरैना में अवैध रेत खनन के खिलाफ बड़ा एक्शन ले लिया गया। मध्य प्रदेश के मुरैना जिले में चंबल नदी में हो रहे अवैध रेत खनन के खिलाफ एक्शन लिया गया। प्रशासन ने करीब 6 करोड़ रुपए की कीमत की 20,000 ट्रॉलियों की रेत जब्त कर ली। प्रशासन के मुताबिक चंबल नदी की तलहटी में और आसपास के इलाकों में लगभग 10 करोड़ रुपए की रेत अवैध तरीके से जमा करके रखे जाने की खबर मिली थी। दिल्ली में भारत की पहली कोऑपरेटिव कैब सर्विस भारत टैक्सी की शुरुआत कर दी गई। गृह मंत्री अमित शाह ने इस ऐप को लॉन्च किया। इस ऐप से जुड़े ड्राइवरों को सारथी कहा जाएगा। ऐप पर काम करने वाले ड्राइवरों को हर राइड का पूरा किराया मिलेगा और इसमें कोई कमीशन नहीं काटा जाएगा। अभी आपकी टैक्सी का पहिया
किसी और को कमाई कराता है, अब आपकी टैक्सी का पहिया आपकी कमाई कराए। उधर एक तस्वीर ऐसी आई कि जिसको देखकर सब सन्न रह गए। मोबाइल की एक दुकान में बैटरी फटने से ऐसा धमाका हुआ कि देखने वालों का दिल दहल गया। एक लड़का अपनी मोबाइल की बैटरी लेने के लिए दुकान में गया था। काउंटर पर खड़े होकर उस बैटरी को अपने दांतों से वो दबाने लग गया और तभी उस बैटरी में जोरदार धमाका हो गया। बैटरी उस लड़के के चेहरे पर ही फट गई। इसके बाद वहां आग की लपटें उठती दिखाई दी। इससे पहले वो लड़का उस दुकान के काउंटर पर खड़ा नजर आया। उसके हाथ में एक बैटरी थी। लड़के ने बैटरी को मुंह में डाला और दांतों से दबाना शुरू कर दिया। इसके कुछ सेकंड बाद ही वो बैटरी फट गई। लड़के ने वो बैटरी दूर फेंक दी और पीछे हट गया। इसकी वजह से वहां अफरा तफरी मच गई और इसके बाद उस दुकान में मौजूद कुछ लोगों ने आग बुझाई और फिर उस लड़के को अस्पताल लेकर गए। हादसे में लड़के का मुंह बुरी तरह जख्मी हो गया। इधर मुंबई में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के एक नेता पर मराठी भाषा नहीं आने पर सरकारी बैंक के एक अधिकारी को धमकाने का आरोप लगा। दावा किया गया कि एक मराठी युवक कई दिन से उस बैंक में लोन के लिए आ रहा था, लोन लेने के लिए, लेकिन उस अधिकारी ने उसकी मदद नहीं की। इसके बाद उसने एमएनएस नेताओं से इसकी शिकायत की और इसी बात से नाराज अनीश खंडागले नाम के एमएनएस नेता ने बैंक में हंगामा कर दिया। उन्होंने बैंक के उस अधिकारी को मराठी भाषा में बात नहीं करने पर खूब सुना। इट इज अ नॅशनलाइज्ड बँक. मराठी काय कुठे नोकरी करताय? बँक ऑफ महाराष्ट्र. बँक ऑफ महाराष्ट्रामध्ये मुंबईमध्ये नोकरी करताय, मग तुम्ही मराठी काय येत नाही? हालांकि उस बैंक अधिकारी ने मराठी बोलने से साफ इनकार कर दिया, जिस पर वो नेता भड़क गए। इस बीच बैंक के बाकी कर्मचारी उन्हें शांत कराने की कोशिश करते दिखे। काय एक मिनिट थांबा, तुम्ही आता थांबा. का नाही मराठी बोलावं लागेल. काय नाही, अच्छा रिटर्न मध्ये पाहिजे, ठीक आहे, तुम्हाला दाखव. मुंबई के माहिम इलाके में मौजूद उस बैंक में काफी देर तक यह हंगामा चलता रहा। इस बीच गुस्साए नेता ने उस अधिकारी के तबादले की मांग कर दी। तुम्ही दादागिरी करणारा स्टाफ ठेवता काय? तो सरळ उद्धट बोलतो, मॅडम त्याची ट्रान्सफर पाहिजे आम्हाला. आता बघा कसं निघून गेला हा स्टाफ इथून. हा मराठी माणसांना उलट बोलतो मध्य प्रदेशवरून आलोय मी मराठी बोलणार नाही, तुम्हाला काय करायचंय ते करा. उन्होंने बैंक के मैनेजर को चेतावनी दी कि अगर उस अधिकारी को तुरंत नहीं हटाया गया तो बैंक में आंदोलन किया जाएगा। इधर राजस्थान के श्रीगंगानगर में एक व्यक्ति की हत्या करने के आरोप में पुलिस ने उनकी पत्नी समेत 4 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। उनमें एक आरोपी उनकी पत्नी का प्रेमी बताया गया और आरोप लगा कि आशीष नाम के उस व्यक्ति की पत्नी अंजू ने ही उनकी हत्या की साजिश रची। 3 महीने पहले ही 25 साल के आशीष और 23 साल की अंजू की शादी हुई थी, लेकिन इस बीच आशीष की मौत ने उनके परिवार को झकझोर कर रख दिया। पुलिस ने दावा किया कि 31 जनवरी को आशीष के भाई ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी और बताया था कि आशीष 30 जनवरी को अपनी पत्नी अंजू के साथ घर के बाहर टहलने के लिए निकले थे। तभी किसी गाड़ी ने आशीष को टक्कर मार दी थी और इस हादसे में उनकी जान चली गई थी। इस मामले की शिकायत मिलने पर पुलिस ने जांच शुरू की। पुलिस ने दावा किया कि पूछताछ के दौरान अंजू ने कई बार अपने बयान बदले और पुलिस के मुताबिक अंजू ने बताया था कि 30 जनवरी को हुए हादसे के बाद कुछ लोग उनके गहने लेकर फरार हो गए थे और वो सड़क पर बेहोश पड़ी थी। उनके इन आरोपों के बाद पुलिस ने छानबीन शुरू की। इस बीच आशीष के शव का पोस्टमार्टम कराए जाने पर उनके शरीर पर चोटों के कई निशान मिलने का दावा किया गया। पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में गला दबाकर हत्या किए जाने की बात सामने आई। अंजू से एक योजनाबद्ध तरीके से उस सुनसान रोड पर ले गई घूमने के बहाने। वहां पर आने के बाद तुरंत इन तीनों जो इसके साथी थे व्यक्तियों ने उन पर ताबड़तोड़ वार किया। आरोप लगा कि अंजू अपने पति आशीष को टहलने के बहाने घर के पास एक सुनसान सड़क पर ले गईं। दावा किया गया कि इस दौरान उनके प्रेमी बताए जा रहे संजय और उसके 2 साथी झाड़ियों में छिपकर बैठे थे। आरोप लगा कि आशीष के वहां पहुंचते ही अंजू के इशारे पर उन्होंने हमला कर दिया और इतना ही नहीं, आरोप यह भी लगे कि हमले के बाद उनका गला भी घोंटा गया था। आशीष की हत्या के आरोपों पर अंजू या उनके परिवार वालों का कोई जवाब सामने नहीं आया, लेकिन हत्या के आरोप में पुलिस ने उन्हें और उनके प्रेमी बताए जा रहे संजय को भी गिरफ्तार कर लिया और आरोपी संजय के साथ ही उसके उन दोनों साथियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। श्रीगंगानगर जिले के रावला थाना इलाके में रहने वाले आशीष की 3 महीने पहले अंजू से धूमधाम से शादी हुई थी।
शादी समारोह के दौरान रिकॉर्ड किए गए वीडियो में स्टेज पर वो दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर चलते नजर आए। आशीष के चाचा ने बताया कि शादी के बाद अंजू ससुराल के लोगों से घुल मिल गई थी और उन्हें कभी भी अंजू पर कोई शक नहीं हुआ था। सर उनका व्यवहार बहुत अच्छा था, हमें किसी प्रकार का आभास नहीं हुआ। अच्छे तरह से रहती थी, हमारी सेवा पानी वगैरह और बहुत बढ़िया तरीके से, बिल्कुल भी ऐसा आभास नहीं था, कोई डाउट पैदा नहीं हुआ हमें। पुलिस ने दावा किया कि अंजू अपनी शादी से खुश नहीं थी और शादी के बाद भी वो उनके प्रेमी बताए जा रहे संजय के संपर्क में थी। बताया गया कि वो दोनों एक दूसरे को पिछले 6-7 साल से जानते थे। दावा किया गया कि कुछ समय पहले अंजू मायके गई थीं और आरोप लगा कि वहां उन्होंने संजय के साथ मिलकर हत्या का प्लान बनाया था। आशीष की हत्या के बाद उनके परिवार वालों ने पुलिस प्रशासन से गुहार लगाई और दोषियों को फांसी की सजा दिलाने की मांग की गई। उधर राजस्थान के जयपुर में ईडी ने धोखाधड़ी के एक मामले में करीब 13.5 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। ईडी ने रेलवे विभाग में धोखाधड़ी के एक मामले में बड़ी कार्रवाई करते हुए आरोपी की 13 करोड़ 48 लाख रुपए की संपत्ति जब्त कर ली। ये कार्रवाई लॉजिस्टिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और उसके मालिक प्रवेश काबरा के खिलाफ की गई। आरोप लगाया गया था कि प्रवेश काबरा ने माल ढुलाई में रेलवे को करोड़ों का चूना लगाया था। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुबह सुनवाई होगी। जनसुराज पार्टी ने बीते साल हुए बिहार विधानसभा चुनाव को अवैध बताते हुए सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था। याचिका में चुनाव परिणाम को रद्द करने की मांग की गई। इधर बेंगलुरु होसूर हाईवे पर सड़क का एक बड़ा हिस्सा धंस जाने के बाद लंबा जाम लग गया। हाईवे पर मरम्मत का काम चल रहा था, इसी दौरान सड़क का एक बड़ा हिस्सा अचानक धंस गया और वो सड़क बहुत संकरी हो गई। उस हिस्से के धंसने के बाद इसके बाद गाड़ियों के गुजरने के लिए बहुत कम जगह बची और हालात ऐसे हो गए कि थोड़ी ही देर में वहां कई किलोमीटर लंबा जैम लग गया। इसके बाद वहां गाड़ियां रेंग कर चलती नजर आईं। दावा किया गया कि इस जैम में एक एम्बुलेंस भी फंस गई। इसके अलावा कई स्कूल बसें भी जैम में फंसी नजर आईं। बेंगलुरु होसूर हाईवे आमतौर पर काफी व्यस्त रहता है, वहां से रोजाना हजारों गाड़ियां गुजरती हैं। ऐसे में अचानक सड़क धंस जाने की वजह से लोगों के सामने मुश्किलें खड़ी हो गई। जानकारी के मुताबिक वहां हाईवे की मरम्मत का काम चल रहा था और तभी अचानक वो सड़क धंस गई। इसके बाद प्रशासन ने भरोसा दिया कि जल्द से जल्द इस हाईवे को ठीक करवा दिया जाएगा। उधर छत्तीसगढ़ के बीजापुर में सुरक्षा बल ने उधम सिंह नाम के खतरनाक नक्सली को मार गिराने का दावा किया। छत्तीसगढ़ के बीजापुर जिले में सुरक्षा बल ने मुठभेड़ के दौरान उधम सिंह नाम के एक कुख्यात नक्सली कमांडर और माओवादी को मार गिराने का दावा किया। इनामी नक्सली उधम सिंह पर कई आपराधिक गतिविधियों में शामिल होने का आरोप था और उसे सर्च ऑपरेशन के दौरान ढेर कर दिया गया। राजस्थान के बूंदी जिले में रामकथा कार्यक्रम में सरकारी टीचरों की ड्यूटी लगाने के मुद्दे पर बवाल हो गया तो इस आदेश को वापस ले लिया गया। वहां ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ने नैनवा इलाके के एक स्कूल के 5 टीचरों को रामकथा का जिम्मा संभालने का आदेश दिया था। इधर राष्ट्रपति के अभिभाषण पर हुई चर्चा का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राज्यसभा में जवाब दिया। प्रधानमंत्री का भाषण शुरू होते ही विपक्ष के सांसदों ने हंगामा शुरू कर दिया। विपक्ष के सांसदों ने प्रधानमंत्री के सामने तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाने शुरू कर दिए। हालांकि विपक्ष के हंगामे के बावजूद प्रधानमंत्री का भाषण जारी रहा। शोर शराबे के बीच ही प्रधानमंत्री बोलते रहे। बीते वर्ष देश के तेज प्रगति से विकास के वर्ष रहे हैं। Nothing will go on record except Prime Minister. इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर नारे लगा रहे नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे पर तंज भी कसा। आदरणीय खड़गे जी की उम्र देखते हुए वो बैठ करके भी नारे बोल सकते हैं तो अच्छा होगा ताकि उनको कष्ट न हो। पीछे नौजवान बहुत लोग हैं। हालांकि थोड़ी देर तक जब शोर के बावजूद प्रधानमंत्री बोलते रहे तो विपक्ष के सांसदों ने वॉकआउट कर दिया। कांग्रेस और उसके साथ कई विपक्षी दलों के सांसद नारेबाजी करते हुए सदन से बाहर चले गए और विपक्षी सांसदों के वॉकआउट के बाद प्रधानमंत्री ने भाषण जारी रखा। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था में दुनिया का भरोसा बढ़ने का दावा किया। पिछले दिनों अलग अलग देशों से हुई ट्रेड डील का भी उन्होंने जिक्र किया और दावा किया कि दुनिया के बड़े देश अब भारत की तरफ सम्मान से देखते हैं। यही नहीं, उन्होंने कांग्रेस की पिछली सरकारों को भी निशाने पर लिया। जो लोग थक गए,
बेचारे चले गए, लेकिन कभी न कभी उनको जवाब देना पड़ेगा कि देश की ऐसी हालत कैसे बना के रखी थी कि दुनिया का कोई देश हमसे डील करने के लिए आगे नहीं आता था। आपने कोशिश की होगी, पीछे 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 बहुत चक्कर लगाए होंगे, लेकिन किसी ने आपकी तरफ देखा भी नहीं होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दावा किया कि अमेरिका और यूरोपियन यूनियन के साथ हुए समझौतों के बाद देश के सभी वर्गों को फायदा मिलेगा। और इस दौरान प्रधानमंत्री ने टीएमसी और आम आदमी पार्टी को भी निशाने पर लिया। टीएमसी ने संसद में चर्चा के दौरान एसआईआर यानी वोटर लिस्ट रिवीजन के मुद्दे पर केंद्र सरकार को घेरा था और चुनाव आयोग पर केंद्र सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाया था। प्रधानमंत्री ने टीएमसी को जवाब देते हुए एक रोज पहले सुप्रीम कोर्ट पहुंची ममता बनर्जी को निशाने पर ले लिया। घुसपैठ, दुनिया का समृद्ध से समृद्ध देश भी अपने यहां गैर कानूनी नागरिकों को बाहर निकाल रहा है। हमारे देश में घुसपैठियों को बचाने के लिए अदालतों को तब तक प्रेशर पैदा किया जा रहा है। यही नहीं, प्रधानमंत्री ने केंद्र की पुरानी सरकारों पर भ्रष्टाचार के भी आरोप लगाए। कांग्रेस हो, टीएमसी हो, डीएमके हो, लेफ्ट हो, ये दशकों से केंद्र में सत्ता में रहे हैं, सत्ता के भागीदार रहे हैं। राज्यों में भी उनको सरकारें चलाने का अवसर मिला है, लेकिन उनकी पहचान क्या बनी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लोकसभा में चल रहे गतिरोध का भी जिक्र किया और कांग्रेस पर जानबूझकर लोकसभा की कार्यवाही को ठप रखने का आरोप लगाया। प्रधानमंत्री ने इसे राष्ट्रपति का अपमान बताया। कल लोकसभा में भी राष्ट्रपति जी के अभिभाषण पर चर्चा नहीं हो पाई। ये राष्ट्रपति पद, उसका घोर अपमान किया है। उनको संविधान शब्द मुंह में बोलने की अधिकार नहीं रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का एक रोज पहले प्रधानमंत्री को लोकसभा में चर्चा का जवाब देना था, लेकिन विपक्ष के भारी हंगामे के बाद लोकसभा की कार्यवाही को स्थगित कर दिया गया। और इससे पहले लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला ने कांग्रेस सांसदों पर गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने इस बात की वजह बताई कि प्रधानमंत्री लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव का जवाब क्यों नहीं दे सके। उसी दौरान ओम बिरला ने प्रधानमंत्री की सुरक्षा का भी जिक्र किया। उनके मुताबिक कांग्रेस के सांसद कुछ ऐसा करने वाले थे जिसे रोकने के लिए ही उन्होंने सदन की कार्यवाही स्थगित कर दी थी। तो मेरे पास पुख्ता ऐसी जानकारी आई कि कांग्रेस पार्टी के कई सदस्य माननीय प्रधानमंत्री जी के आसन पर पहुंचकर कोई भी अप्रत्याशित घटना कर सकते थे। लोकसभा स्पीकर ने एक रोज पहले हुई घटना का भी खास तौर पर जिक्र किया। सदन में राहुल गांधी को बोलने का मौका न दिए जाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस के कई सांसद बैनर और पोस्टर लेकर प्रधानमंत्री की कुर्सी के नजदीक चली गई थी। वहां जाकर उन्होंने प्रदर्शन शुरू कर दिया था। यही नहीं, विपक्षी सांसदों ने लोकसभा स्पीकर के दफ्तर में भी जाकर हंगामा किया था। इसी वजह से एक रोज पहले प्रधानमंत्री लोकसभा में अपना भाषण नहीं दे पाए थे। इसके अगले दिन भी लोकसभा में भारी हंगामा हुआ और इस बीच प्रधानमंत्री के भाषण के बिना ही राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित हो गया। 2004 के बाद पहली बार ऐसा हुआ जब संसद में बिना प्रधानमंत्री के भाषण के धन्यवाद प्रस्ताव पारित कर दिया गया। अमेरिका के आक्रामक तेवरों के बीच ईरान ने एक बार फिर डोनाल्ड ट्रंप को ललकारा। उसने धमकी दी कि अमेरिका ने ईरान पर हमले की सोची भी तो पश्चिम एशिया में मौजूद अमेरिका के एक एक सैन्य ठिकाने को मिट्टी में मिला दिया जाएगा। और इतना ही नहीं, ईरान ने अपने कट्टर दुश्मन और अमेरिका के सहयोगी इजरायल को भी दहलाने की चेतावनी दे डाली। ईरान की सेना के हुसैन दगीगी नाम के जनरल ने एक टीवी इंटरव्यू के दौरान अमेरिका और इजरायल के खिलाफ हुंकार भरी। उन्होंने दो टूक कह दिया कि अमेरिका ने गलती से भी ईरान में सेना भेजी तो ईरान की फौज सबसे पहले इजरायल पर बारूद की बारिश शुरू कर देगी। خاصة ضعيفة لأمريكا في المنطقة فأول هدف سوف نستهدفه هو الكيان الصهيوني।
जनरल हुसैन दगीगी ने दावा किया कि ईरान की खतरनाक मिसाइलों से इजरायल का बच पाना नामुमकिन है, क्योंकि उनके मुताबिक ईरान के जखीरे में ऐसी सैकड़ों मिसाइलें हैं जो करीब 2300 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद इजरायल के कोने कोने में तबाही मचा सकती हैं। इससे पहले खामनेई के सलाहकार ने भी इजरायल के तेल अवीव शहर को तहस नहस करने की धमकी दी थी। लेकिन ईरान की सेना के जनरल हुसैन दगीगी इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने साफ किया कि अगर अमेरिका ने ईरान पर हमला किया तो युद्ध की आग सिर्फ ईरान तक ही नहीं रहेगी, बल्कि पूरा पश्चिम एशिया इस जंग की आग में जल उठेगा, क्योंकि हुसैन दगीगी ने चेतावनी दी कि ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई हुई तो इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। उन्होंने धमकी दी कि ईरान की फौज पश्चिम एशिया के अलग अलग देशों में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों को चुन चुन कर बर्बाद कर देगी। ईरान से बढ़े तनाव के बीच अमेरिका ने ओमान की खाड़ी में अपना एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन समेत कई खतरनाक युद्धपोत खड़े कर रखे हैं। इसके अलावा भी पश्चिम एशिया में अमेरिका के करीब 40,000 सैनिक तैनात हैं। उन्होंने इराक, तुर्की, सीरिया, जॉर्डन, सऊदी अरब, कुवैत, बहरीन, कतर, यूएई और ओमान में मौजूद अमेरिका के सैन्य अड्डों से हर हालात पर नजर बना रखी है। लेकिन ईरान के जनरल ने दावा किया कि उनका देश अमेरिका के किसी भी सैन्य ठिकाने को मिनटों में तबाह करने की ताकत रखता है। ईरान की तरफ से ऐसे समय पर धमकी दी गई जब अमेरिका के हमले में ईरान के एक ड्रोन के मारे जाने की खबर आई। दावा किया गया कि ईरान के उस ड्रोन ने ओमान की खाड़ी में तैनात एयरक्राफ्ट कैरियर एब्राहम लिंकन की जासूसी करने की कोशिश की थी, लेकिन खबर है कि इसी दौरान अमेरिकी सेना ने उसे देख लिया था और उसे गिरा दिया था। हालांकि ईरान ने इस तरह के किसी भी हमले की पुष्टि नहीं की, लेकिन ईरान के जनरल हुसैन दगीगी की धमकियों के बाद आशंका जताई गई कि दोनों देश किसी भी वक्त जंग के कगार पर पहुंच सकते हैं। उधर यूरोप के देश ग्रीस के कियोस द्वीप के नजदीक वहां की कोस्ट गार्ड के नाव और प्रवासियों की नाव के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस घटना में 14 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई लोग लापता हो गए और उनकी तलाश में समुद्र में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया गया। जिस जगह यह घटना हुई उसके आसपास के इलाके में कोस्ट गार्ड की दूसरी नावों और हेलीकॉप्टरों के जरिए अभियान चलाया गया। इस दौरान 11 बच्चों समेत करीब 25 लोगों की जान बचा ली गई। हालांकि इस बात की जानकारी नहीं मिल सकी कि जो दूसरे देशों से यूरोप में आने की कोशिश कर रहे थे लोग, उनकी नाव में कितने लोग सवार थे। हादसा ग्रीस के कियोस द्वीप के नजदीक हुआ। यह द्वीप तुर्की के नजदीक भूमध्य सागर के पानी से घिरा है। वहां के प्रशासन के मुताबिक कोस्ट गार्ड ने कियोस द्वीप की तरफ बढ़ रही एक संदिग्ध नाव को देखकर उसे लौटने का निर्देश दिया। दावा किया गया कि इसके बावजूद नाव को मोड़ा नहीं गया और यह हादसा हो गया। उधर उत्तर अफ्रीकी देश मोरक्को के एक प्रांत में भारी बारिश के बाद तबाही मच गई। वहां के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए। इसके बाद वहां बचाव अभियान चलाया गया, क्योंकि लगातार हुई बारिश ने मोरक्को के उस प्रांत की सूरत बदल दी। वहां दूर दूर तक सिवाय पानी के कुछ नजर ही नहीं आया। वहां के कई इलाके तो पूरी तरह पानी में डूब गए। हालात ऐसे हो गए कि सैकड़ों लोग अपने मकान छोड़ने को मजबूर हो गए। इसके बाद वहां बचाव अभियान शुरू किया गया। बचाव टीम नाव के जरिए बाढ़ में फंसे लोगों को निकालती नजर आई। बाढ़ प्रभावित लोगों के लिए प्रशासन की तरफ से राहत कैंप लगाए गए। बचाव टीम ने बाढ़ प्रभावित इलाकों से लोगों को निकालकर उन कैंपों तक पहुंचाया। वहां लोगों के रहने और खाने पीने के पूरे इंतजाम किए गए। जानकारी के मुताबिक बाढ़ के खतरे को देखते हुए 50,000 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। इधर बोर्ड परीक्षाओं को लेकर पीएम नरेंद्र मोदी सुबह बच्चों के साथ परीक्षा पे चर्चा करेंगे। परीक्षा पे चर्चा का 9वां संस्करण कल यानी 6 फरवरी को होगा। यह कार्यक्रम संसद परिसर के बाल योगी ऑडिटोरियम में रखा जाएगा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी देश भर से आए 250 छात्रों से परीक्षा के तनाव को लेकर बात करेंगे और उनका हौसला बढ़ाएंगे। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सेना ने जश्न चिलई कलां कार्यक्रम का आयोजन किया। इसमें बड़ी संख्या में वहां रहने वाले लोग शामिल हुए। कार्यक्रम के दौरान नुक्कड़ नाटक और डांस के जरिए कई छात्रों ने अपनी कला का प्रदर्शन किया। 100 बात की एक बात यह कि क्या दुनिया में परमाणु बम फोड़े जाने का खतरा फिर से खड़ा हो गया है? ट्रंप ने रूस के साथ जो परमाणु समझौता था उसको आगे बढ़ाया ही नहीं। न तो बढ़ाया और न नया समझौता किया। पिछला समझौता ओबामा ने किया था। क्या इसलिए ट्रंप उसको बढ़ाना नहीं चाहते थे? क्योंकि ओबामा ने किया था? नहीं तो और क्या वजह होगी?
दुनिया में जो कुछ भी हो रहा है उसमें सबसे बड़ी खबर जो हुई कि अमेरिका और रूस के बीच की परमाणु संधि का टाइम खत्म हो गया और खत्म होने दिया गया और नई संधि नहीं हुई। उस पर ज्यादा लोगों का ध्यान नहीं गया है, लेकिन आखिर यूएन के सेक्रेटरी जनरल को ही सामने आकर कहना पड़ा कि क्या कर रहे हो। 5 फरवरी को अमेरिका और रूस के बीच की परमाणु संधि का टाइम खत्म हो गया, कोई ध्यान तो दो। इससे खतरनाक और क्या हो सकता है कि फिर से परमाणु बम बनाने की रेस शुरू हो जाए। यह किसी एक देश का मसला थोड़ा ही है, पूरी दुनिया की सुरक्षा से जुड़ा हुआ है। सब जानते हैं कि परमाणु बम कितने खतरनाक होते हैं, पूरी दुनिया को तबाह कर सकते हैं। इस संधि का समाप्त होना उसी खतरे से जुड़ा है। यह संधि थी न्यू स्टार्ट संधि। न्यू स्टार्ट का पूरा नाम है न्यू स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी। मतलब यह अमेरिका और रूस के बीच एक समझौता था जो उनके परमाणु हथियारों की संख्या को सीमित करता था। दोनों देश दुनिया के सबसे बड़े परमाणु शक्ति वाले देश हैं। उनके पास कुल मिलाकर दुनिया के 90% से ज्यादा परमाणु हथियार हैं। इस संधि में दोनों ने वादा किया हुआ था कि वो अब और ज्यादा परमाणु बम नहीं बनाएंगे और बड़ी बात यह कि एक दूसरे के हथियारों की जांच कर सकेंगे। इस संधि पर 2010 में अमेरिकी राष्ट्रपति बराक ओबामा और रूसी राष्ट्रपति दिमित्री मेदवेदेव ने हस्ताक्षर किए थे और यह 5 फरवरी 2011 को लागू हुई थी। इसमें दोनों देशों के पास तैनात परमाणु बमों की संख्या 1550 से ज्यादा नहीं हो सकती थी, वो तय किया गया था। तैनात आईसीबीएम यानी लंबी दूरी की मिसाइलें, एसएलबीएम यानी समुद्र से छोड़ी जाने वाली मिसाइलें और भारी बम गिराने वाले विमानों की संख्या 700 से ज्यादा नहीं रखने पर फैसला किया था दोनों ने मिलकर, अमेरिका और रूस ने। कुल मिलाकर 800 से ज्यादा लॉन्चर नहीं रखने थे और यह संख्या पहले की संधियों से बहुत कम थी। पहले भी संधियां थी। 1991 में पहली स्टार्ट संधि हुई थी, उसमें परमाणु बम रखने की लिमिट ज्यादा थी। इस संधि से फायदा दोनों देशों का था और दुनिया का था। इससे दोनों देशों को फायदा था क्योंकि वो कम पैसे में अपनी सुरक्षा का तामझाम संभाल सकते थे कि भाई दोनों ने तय कर लिया, ज्यादा नहीं रखेंगे। मतलब परमाणु बम बनाने के बजाय पैसे का इस्तेमाल दूसरे कामों में हो सकता था, विकास के कामों में हो सकता था। दुनिया के बाकी देश भी इसी तरह परमाणु बम बनाने या उनको टेस्ट करने की रेस में पैसा खर्च करने के बजाय विकास के कामों में खर्चा बढ़ा सकते थे। परमाणु हथियारों की कहानी दूसरी वर्ल्ड वॉर से शुरू हुई थी। 1945 में अमेरिका ने जापान पर 2 परमाणु बम गिराए, लाखों लोग मरे। इसके बाद सोवियत संघ, जो अब रूस है, उसने भी परमाणु बम बना लिए थे और 50-60 के दशक में, 1950-60 के दशक में दोनों देशों के बीच शीत युद्ध था, तो वो एक दूसरे के आमने सामने थे और ज्यादा से ज्यादा परमाणु बम बनाने लगे थे। एक रेस हो गई, एक दौड़ शुरू हो गई, न्यूक्लियर आर्म्स रेस। 1960 के दशक में दोनों देशों ने इस बात को समझा कि यह दौड़ खतरनाक हो सकती है, क्योंकि क्यूबा में खतरनाक हो गया था मामला, युद्ध होने ही वाला था। अगर गलती से युद्ध हो गया होता तो पूरी दुनिया खत्म हो सकती थी, क्योंकि सबके पास परमाणु बम था, दोनों के पास। इसलिए 1969 में उन्होंने SALT स्ट्रेटेजिक आर्म्स लिमिटेशन टॉक्स नाम से इस पर बातचीत शुरू की और इससे 1972 में SALT I नाम से एक संधि हुई जो हथियारों की संख्या सीमित करने पर थी कि भाई लिमिट में रखो। फिर 1979 में SALT II संधि हुई। 1991 में START I संधि हुई, जिस पर अमेरिकी राष्ट्रपति जॉर्ज H.W. बुश और सोवियत राष्ट्रपति मिखाइल गोर्बाचेव ने हस्ताक्षर किए। इससे परमाणु हथियारों में 80% कटौती हुई। फिर 2002 में SORT नाम का समझौता हुआ, SORT स्ट्रेटेजिक ऑफेंसिव रिडक्शन ट्रीटी। यह 2012 तक था। न्यू स्टार्ट इसी इतिहास का हिस्सा थी। इस START I का उत्तराधिकारी, पहले START I फिर न्यू स्टार्ट। 2009 में START I खत्म हो गया था। 2009 में ओबामा और मेदवेदेव ने लंदन में मिलकर इसे शुरू किया और यह संधि न केवल परमाणु हथियारों की संख्या सीमित करती थी, बल्कि इसमें जांच की व्यवस्था भी थी, एक दूसरे की जांच करने की। इससे पारदर्शिता आई, विश्वास बढ़ा। एक समझौता खत्म हुआ तो दोनों देश आगे के समझौते पर साइन करते गए, क्योंकि क्यूबा में जो 1960 के दशक में जो क्राइसिस हो गया था कि दोनों देश आमने सामने आ गए थे, उसके बाद ये संधियां करनी शुरू की कि भाई संधि कर लेते हैं, दोनों रेस नहीं करेंगे परमाणु की नहीं करेंगे। लेकिन अब न्यू स्टार्ट का टाइम 5 फरवरी को खत्म हो गया। शीत युद्ध के बाद भी दोनों देशों के बीच तनाव रहा है। रूस ने यूक्रेन पर हमला किया, अमेरिका ने नेटो का दायरा बढ़ाया,
लेकिन न्यू स्टार्ट था, ट्रीटी थी, इसकी वजह से वो परमाणु स्तर पर नियंत्रण रखते थे, उसमें लिमिट रखते थे। अब वो खत्म हो गया। 2021 में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने इसे 5 साल के लिए बढ़ाया था। 2011 से शुरू हुआ 10 साल का, फिर 5 साल के लिए बढ़ाया था, यानी 5 फरवरी 2026 तक। लेकिन 2023 में रूस ने खुद इससे एक तरह से अपने आप को अलग भी कर लिया था, क्योंकि अमेरिका यूक्रेन को मदद दे रहा था। तो रूस का कहना था कि हमारे साथ तो संधि कर ली, लेकिन यूक्रेन को मदद करने का मतलब है कि दूसरे रास्ते से हमें ही चुनौती दे रहा है अमेरिका। तो तनाव तो वहीं शुरू हो गया था। फिर भी दोनों ने परमाणु हथियारों की संख्या की सीमा जो तय की थी उसका पालन किया। लेकिन अब तो 5 फरवरी को संधि ही खत्म हो गई है, क्योंकि इसमें ऐसा था कि इसे केवल एक बार बढ़ाया जा सकता था और वो 5 साल पहले हो चुका था। तो अब नई संधि बननी थी, कोई नई संधि बनी नहीं। ट्रंप और पुतिन की नई संधि हुई नहीं है अभी, यानी अब कोई लिमिट नहीं है परमाणु हथियारों की, यानी बिना किसी सीमा के फिर न्यूक्लियर आर्म्स रेस शुरू हो सकती है। दोनों देश फिर और ज्यादा परमाणु हथियार बना सकते हैं। इससे पूरी दुनिया के लिए खतरा है। अगर रूस ज्यादा बम बनाएगा तो अमेरिका भी ज्यादा बम बनाएगा, फिर चीन भी बनाने लग जाएगा, यानी एक चेन रिएक्शन है। दूसरा, पारदर्शिता खत्म हो गई है। अब जांच नहीं कर सकते एक दूसरे की, अब ट्रीटी नहीं है, एक दूसरे पर शक और बढ़ेगा, गलतफहमी की गुंजाइश और बढ़ेगी, और गलतफहमी से, चिंगारी से ही युद्ध हो चुके हैं इतिहास में। तीसरा, पैसे की बर्बादी। परमाणु हथियार बनाने में अरबों डॉलर लगते हैं, अब वो इन पे लगाएंगे, रेस शुरू होगी तो स्वास्थ्य शिक्षा पर खर्च जो है वो पीछे हो जाएगा। ये होने का खतरा है। चौथा और सबसे बड़ा खतरा वर्ल्ड वॉर का। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि यह अंतर्राष्ट्रीय शांति के लिए गंभीर टाइम है, और यह संधि नहीं की इन्होंने। परमाणु हथियार इस्तेमाल का खतरा कई दशकों में इस वक्त सबसे ज्यादा है। यह एनपीटी यानी न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी को कमजोर करेगा, जो परमाणु प्रसार रोकती है। और यूरोप पर अलग ही लेवल का खतरा है, क्योंकि यूरोप में रूस के टैक्टिकल न्यूक्लियर हथियार मौजूद हैं जो अब बिना सीमा के बढ़ सकते हैं। यानी अगर कोई छोटी सी भी गलती हुई, जैसे 1962 में क्यूबन मिसाइल क्राइसिस में हो गया था, क्यूबा जो अमेरिका के पास है, वहां रूस की परमाणु मिसाइलें तैनात होने का खतरा ऐसा हो गया था कि वॉर ही होने वाली थी। तब संधियां नहीं थी, इसीलिए यह संधि करने का सिलसिला शुरू हुआ था। लेकिन अब फिर बिना संधि के टाइम में पहुंच गई है दुनिया, फिर वही खतरा ज्यादा हो गया। वर्ल्ड वॉर का खतरा, परमाणु वर्ल्ड वॉर का खतरा। ट्रंप या पुतिन कुछ भी कहें, लेकिन परमाणु युद्ध में कोई विजेता नहीं होता। सबको इसी दुनिया में रहना है। 100 बात की एक बात। इधर शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। कमजोर ग्लोबल संकेतों की वजह से शेयर बाजार गिरावट के साथ बंद हुआ। सेंसेक्स 503 अंक गिरा तो निफ्टी भी लुढ़ककर 25,642 पर आ गया। इस वजह से निवेशकों की संपत्ति करीब 2.5 लाख करोड़ रुपए डूब गई। सबसे ज्यादा गिरावट आईटी और मेटल इंडेक्स में रही, जबकि पीएसयू बैंक और फार्मा इंडेक्स में तेजी रही। दिल्ली में सांसदों को बजट 2026 की बारीकियां बताने के लिए एक विशेष बैठक आयोजित की गई। इंदौर के सांसद शंकर लालवानी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में अलग अलग पार्टियों के सांसद शामिल हुए। बैठक में वित्त मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे और बजट से जुड़े अहम पहलुओं पर उन्होंने प्रस्तुति दी। उधर उत्तर प्रदेश के रायबरेली में एक मंदिर के बाहर बनी कुछ दुकानों को हटवाने को लेकर नायब तहसीलदार और व्यापारियों के बीच बहस हो गई। कुछ लोगों ने वहां अवैध तरीके से बनी उन दुकानों को हटवाने की मांग की थी। नायब तहसीलदार ने इस मुद्दे पर सभी पक्षों से बात की, लेकिन बात बन नहीं पाई। इससे नाराज लोगों ने शिवरात्रि का त्योहार नहीं मनाने की चेतावनी दे दी, और इस मुद्दे पर जब नायब तहसीलदार और व्यापारियों के बीच बैठक हुई तो यह मामला और उलझता चला गया। व्यापारियों ने उनसे गंगेश्वर मंदिर के बाहर अवैध रूप से बनाई गई दुकानों को हटवाने की मांग शुरू कर दी, और वो लोग नायब तहसीलदार के समझाने पर भी नहीं माने। फिर वो नाराज हो गए। 5-5 साल की गुमटियां रखी हुई है। अब आप भी आए थे यहाँ कहे थोड़ा थोड़ा खिसका लें, हम अपना मंदिर रिनोवेशन करा लें। यही तो आपने कहा। उस समय ये नहीं कहा था गुमटी हटवा दीजिए, आपने भी यही बोला। क्यों कहा है आपने? लंबी बहस के बाद नायब तहसीलदार ने उन्हें कलेक्टर से शिकायत करने के निर्देश दिए, लेकिन वो लोग नहीं माने और मांगे पूरी नहीं होने पर शिवरात्रि का त्योहार नहीं मनाने की चेतावनी दे दी। अगर ऐसी परिस्थितियां रही तो हम लोग शिवरात्रि नहीं मनाएंगे। बनाइए, आप लोग खुद क्या रहे हैं? ठीक है। इस दौरान नायब तहसीलदार ने उन्हें समझाने की कोशिश की। उन्होंने बताया कि ये मामला अभी
कोर्ट में विचाराधीन है और सभी पक्षों को कोर्ट के फैसले का इंतजार करना चाहिए। इधर उत्तर प्रदेश के बाराबंकी में कुछ वकीलों ने टोल प्लाजा पर मारपीट के आरोपियों की जमानत याचिका दाखिल करने वाले वकील के चेंबर में तोड़फोड़ कर दी। उन टोल कर्मियों पर आरोप है कि उन्होंने कुछ रोज पहले एक वकील से मारपीट की थी, जिसके बाद उन्हें जेल भेज दिया गया। लेकिन आरोपियों की जमानत की अर्जी की खबर मिलने पर उन वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा और उन लोगों ने जमानत याचिका दाखिल करने वाले वकील के चेंबर में तोड़फोड़ कर दी। भारी संख्या में पहुंचे वकील लगातार नारेबाजी करते रहे। इस दौरान उन्होंने वहां रखी कुर्सियां और टेबल को भी तोड़ दिया, साथ ही रखा सारा सामान तहस नहस कर दिया। और इतना ही नहीं, तोड़फोड़ के बाद भड़के वकीलों ने टेबल कुर्सियों को आग के हवाले कर दिया। गुस्साए वकीलों ने मारपीट के आरोपियों की जमानत याचिका दाखिल करने पर कड़ी आपत्ति जताई। जिन टोल कर्मियों की जमानत की अर्जी डाली गई, उन पर टोल प्लाजा पर एक वकील से बदसलूकी का आरोप लगा था। कुछ रोज पहले उन्होंने बाराबंकी के एक टोल प्लाजा पर उस वकील की जबरदस्त पिटाई की थी। उन लोगों ने उन्हें घेर कर कई थप्पड़ मारे थे। इस दौरान वहां हंगामा खड़ा हो गया था। कई लोग बीच बचाव करने पहुंचे, लेकिन इसके बावजूद टोल कर्मियों ने उस वकील पर थप्पड़ों की बरसात कर दी। यही वजह है कि कोर्ट में उन वकीलों का गुस्सा फूट पड़ा, क्योंकि उन लोगों ने पहले ही चेतावनी दी थी कि अगर किसी ने आरोपियों की जमानत करवाने की कोशिश की तो उसका अंजाम बुरा होगा। इधर विदेश मंत्री एस जयशंकर ने यह जानकारी दी कि अमेरिका के साथ बहुत जल्द ट्रेड डील फाइनल कर ली जाएगी। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने जानकारी दी कि अमेरिका के साथ व्यापार समझौता अंतिम चरण में पहुंच चुका है। उन्होंने बताया कि ट्रेड डील की विस्तृत रूपरेखा बहुत जल्द पूरी कर ली जाएगी। जयशंकर के मुताबिक ये समझौता दोनों देशों के द्विपक्षीय संबंधों में एक नए अध्याय की शुरुआत करेगा। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार मैनहोल के ढक्कन चुराने वालों से परेशान हो गई। इसके बाद सरकार ने नया कानून बना दिया। कानून के तहत मैनहोल के ढक्कन की चोरी करने, खरीदने और बेचने पर 1 से 10 साल तक की सजा दी जाएगी। इसके अलावा ढक्कन की चोरी होने पर अगर कोई मैनहोल में गिर जाए और उसकी जान चली जाए तो 10 साल की सजा के साथ 50 लाख का जुर्माना भी लगेगा।